नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। इंटरनेट का दायरा जितनी तेजी से बढ़ा है उतनी ही तेजी से संवेदनशील डेटा में सेंध लगने और इसके अवैध खरीद फरोख्त के मामले भी बढ़े हैं। खासकर इस तरह की गैर कानूनी डील्स का सबसे बड़ा अड्डा बनकर उभरा है डार्क वेब। हाल ही में पुलिस ने आईसीएमआर के संवेदनशील डेटा को डार्क वेब पर बेचने का मामला उजागर किया। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या है डार्क वेब और इसके खतरे क्या हैं, सरकार अपनी तरफ से किस तरह से इससे निपट सकती है, अभी तक की जो कोशिशें इस दिशा में रही हैं क्या वो पर्याप्त हैं और कैसे हम इस खतरे से बाहर आ पाएंगे जब हमारा पर्सनल डेटा डार्क वेब पर सेल में लगा हुआ है, बिक रहा है, बिकाऊ है। तो इसमें हमारी तो गलती हो नहीं सकती। कहां गलती है, कहां चूक हो रही है, करेंगे इस पर विस्तार से चर्चा बहुत ही खास मेहमानों के साथ एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद। इंटरनेट का फैलता जाल, डिजिटल होती दुनिया, वेब पर संवेदनशील डाटा का खजाना। लेकिन अब इस डाटा में कोई सेंध लगा रहा है तो कोई इसे डार्क वेब पर बेचने की तैयारी कर रहा है। यानी हमारे डाटा पूरी तरह से सुरक्षित है, ये कहना मुश्किल है। फिलहाल तो दिल्ली पुलिस ने डार्क वेब पर भारतीयों की निजी जानकारी बेचने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी आईसीएमआर के डाटा बैंक से लीक हुए संवेदनशील डेटा को डार्क वेब पर बेच रहे थे। ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब डार्क वेब पर निजी जानकारियों की बेचने की कोशिश की गई। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में भी अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी फर्म रीसिक्योरिटी की ओर से 81 करोड़ से अधिक भारतीयों के आधार और पासपोर्ट का डाटा डार्क वेब पर बेचे जाने का दावा किया गया था। पहले समझते हैं कि आखिर क्या है डार्क वेब। ये इंटरनेट का वो कोना है जहां तमाम गैर कानूनी धंधे किए जाते हैं। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल करते हैं वो वेब की दुनिया का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसे सरफेस वेब कहा जाता है। एक अनुमान है कि इंटरनेट का करीब 90% हिस्सा छिपा हुआ होता है, यानी डार्क वेब होता है। जानकारों की माने तो लीक डाटा की खरीद फरोख्त का एक बड़ा अड्डा है डार्क वेब। इसके खतरे को देखते हुए सरकार भी एक्शन मोड में है और सतर्कता बरत रही है। कुछ संदिग्ध प्लेटफॉर्म और कंटेंट को ब्लॉक करने के आदेश भी दिए गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि डार्क वेब पर नजर बनाए रखना इतना आसान भी नहीं है। डार्क वेब में वो हर पेज आता है जिसे आम सर्च इंजन से नहीं ढूंढा जा सकता। डार्क वेब कैसे काम करता है और इसका कहां-कहां इस्तेमाल होता है, ये भी समझना जरूरी है। दरअसल इसमें वीपीएन सहित ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है जिससे आईपी एड्रेस को ट्रेस नहीं किया जा सकता है। यही नहीं, इसमें टॉर और ऑरबॉट ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वो ब्राउजर हैं जिसमें परत दर परत चीजें छुपी रहती हैं। डार्क वेब पर ब्राउज की जाने वाली वेबसाइट के अंत में .com या .in नहीं बल्कि .onion होता है। यानी जो भी डार्क वेब का इस्तेमाल कर रहा है वो उस पर क्या कर रहा है, किस तरह की डील पक्की कर रहे हैं, इसका पता नहीं लग पाता। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, मादक पदार्थों की खरीद और बिक्री, हथियारों की तस्करी, डिफेंस से जुड़ी गोपनीय जानकारी, लोगों से जुड़े डाटा की बिक्री जैसे अवैध गतिविधियों में किया जाता है। यहाँ जो डील होती है उसके लेन देन का जरिया क्रिप्टो करेंसी होती है। हैकर्स जो गैर कानूनी कामों में लिप्त रहते हैं उनके लिए डार्क वेब जन्नत की तरह है। इसके ट्रेस नहीं हो पाने के चलते पुलिस उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। फिलहाल तो सरकार इसे लेकर पूरी तरह से सतर्क है। सुरक्षा एजेंसियां भी अवैध तौर पर डाटा की खरीद फरोख्त के मामले में नजर बनाए हुए है ताकि डार्क वेब के खतरों से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं सोहिल जैन, जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सोहिल, बहुत बहुत स्वागत है। सचिन डेडिया हमारे साथ हैं, एथिकल हैकर हैं और सिक्योरिटी मामलों के भी जानकार हैं। काफ़ी वक्त से जी बिजनेस पर आकर अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत
शुक्रिया सचिन आने के लिए। और हमारे साथ हैं विराग गुप्ता, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और साइबर मामलों के जानकार भी हैं। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सोहिल, ज़रा बताएं ये आईसीएमआर का डेटा लीक एग्जैक्टली हुआ क्या? बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। 4 लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है पुलिस ने, और कमाल की बात यह है कि ये 4 लोग बता रहे हैं कि साहब हमने एफबीआई का भी डेटा चुराया हुआ है, जो हमारे आधार की तरह पाकिस्तान में सीएनआईसी है उसका भी डेटा चुराया हुआ है। ये ऐसे इतना आसान होता है कि आप म्यूट पर हैं सोहिल। देखिए, आईसीएमआर पे विभिन्न तरह के अटैक हुए थे। फरवरी 2023 में भी हुए थे, मार्च में हुए, मई में भी हुए। और आईसीएमआर से बार बार पूछा भी गया था कि ये जो अटैक हो रहे हैं, क्या आपका सिस्टम इतना लचीला है कि इतने आसानी से आपके अटैक हो जा रहे हैं? तो आईसीएमआर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स अभी तक नहीं आया था। और आईसीएमआर, जैसे कि हम जानते हैं, कोविड टेस्ट के डेटा भी उन्होंने अपने पास रखे हुए थे। वो सारे के सारे डेटा एक बार के लिए तो हम मान सकते हैं कि सिक्योर था, लेकिन जैसे ही जब हमने देखा एक बहुत ही डार्क वेब के फोरम है, ब्रीच फोरम, उसमें जब बिकते हुए देखा, तो जैसे कि आपने बताया, एक सिक्योरिटी एजेंसी, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने भी उसके बारे में बताया कि डेटा बिक रहा है। तो जब इसके बारे में पूछताछ की गई आईसीएमआर से, तो फाइनली उसके लेवल पे भी कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है। और डेटा बहुत इजीली अवेलेबल है। मतलब आज मैं देख भी रहा था, तो डेटा ऐसा नहीं कि मिल नहीं रहा है। आप अगर खुद ही सर्च करेंगे और एक नॉर्मल पर्सन सर्च करेंगे, तो इजीली डेटा आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, डार्क वेब पर। अच्छा, ये किस तरह का डेटा है हमारा? कौन कौन सा डेटा मिल रहा है वहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि सिर्फ डेटा वॉल्यूम में नहीं मिल रहा है, एसेंशियल डेटा मिल रहा है वहां पे। आपके पासपोर्ट का डेटा, आपका आधार कार्ड, आपका फोन नंबर, और यहाँ तक कि आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं, ये पूरा डेटा आपको डार्क वेब पे मिल रहा है। और इसके लिए मैं मानता हूँ भारत सरकार सजग तो है, लेकिन ना एक प्रॉपर सिस्टम बनाने की बहुत जरूरत है। सचिन, ये होता कैसे है? मतलब मैं तो बहुत ही जिम्मेदारी से अपना डेटा, अपना सारा का सारा कागजात मैं आईसीएमआर को दे रहा हूं कि भाई मुझे कोविड से ठीक होना है, मुझे इंजेक्शन लगाना है, मुझे वैक्सीनेशन करना है, या मुझे अपना टेस्ट कराना है। तो मैं तो आंख बंद करके विश्वास करूंगा क्योंकि सरकार की एजेंसी है। और इनफैक्ट अगर कोई प्राइवेट एजेंसी भी है तो भी मैं आंख बंद करके विश्वास करूंगा, क्योंकि इस देश में कानून का राज है। मैं ये मानकर चलता हूं कि इस देश की प्राइवेट एजेंसी हो या सरकारी एजेंसी हो, वो सब कानून के तहत हैं। और मैं आंख बंद करके अपना आधार कार्ड दूंगा, मैं अपना पैन कार्ड दूंगा, मैं अपना फोन नंबर दूंगा, ये मानते हुए कि कानून है जो मेरी सुरक्षा कर रहा है। लेकिन स्थिति यह है कि 80-80 करोड़ लोगों के डेटा पड़े हुए हैं, और पासपोर्ट नंबर से लेकर सब कुछ पड़ा हुआ है। ये हो कैसे जा रहा है? सचिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, कोशिश करते हैं उन तक जाने की। विराग जी, आप ही इस सवाल का जवाब दे पाएं। अब जो टेक्निकल लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जो हैकर्स हैं, वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन हम बतौर एजेंसीज सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं ले पा रहे लोगों की? दीपक जी, आप इस विषय पर बहुत ही जोरदार तरीके से प्रोग्राम करते रहे हैं, और बड़ी एक दुखद बात यह है कि स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। स्थिति में बदलाव की बात कही जा रही है, पर वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इसको आम जनता के तरीके से इस तरह से समझें कि कोई आदमी अपने रुपए, पैसे, गहने को बैंक के लॉकर में रख दे, और बैंक के लॉकर में ताला ही नहीं लगा हो, या ताला लगा हो तो कोई तोड़ करके ले जाए या पीछे से चोरी करके ले जाए, तो उसमें बैंक में जिसने सामान रखा उसकी क्या गलती है? यहाँ तो उल्टे चीज़ें हो रही हैं। कंपनियाँ, प्राइवेट सेक्टर, सरकार, सारी एजेंसियाँ लोगों का डेटा जो जिसके मन में आ रहा है ले रहा है। डेटा की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, और डेटा में अगर चोरी हो जाती है तो उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। और आज संसद में टेलीकॉम बिल पेश हुआ है, और जो डेटा सुरक्षा कानून पिछले 7 सालों से जद्दोजहद के बाद बना, वो अभी तक लागू नहीं किया गया। आज 2 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर है, राज्यसभा की हाउस कमेटी ने बोला है कि तमाम सारे कानून बनने के बावजूद उनका नियम नहीं बनना दुर्भाग्यपूर्ण है। जो फूड सिक्योरिटी एक्ट का कानून बना था 2013 में, उसके नियम आज तक नहीं बने।
जबकि 1971 के एक कानून के अनुसार 6 महीने के भीतर बनने की जरूरत है। इसी तरीके से डेटा सुरक्षा कानून के नियम नहीं बने। जब नियम ही नहीं है तो लोगों में तो कोई डर ही नहीं है। और ये जो दीपक जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना फल्ला देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डेटा की संगठित चोरी और डकैती का एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जितना ही ज़्यादा डेटा होगा उतना ही बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सारे प्लेटफॉर्म होंगे। तो डेटा चोरी से जब एक पूरी इंडस्ट्री चल रही हो तो डेटा चोरी रोकने में तो किसी को कोई दिलचस्पी है ही नहीं है। एब्सोल्युटली। एम्स का डेटा चोरी हुआ, सफदरजंग हॉस्पिटल का डेटा चोरी हुआ, आईसीएमआर का हुआ। अभी अप्रैल 2023 में एक ऐसा वाकया आया था जिसमें लगभग 67 करोड़ लोगों का डेटा चोरी हुआ था। हैदराबाद पुलिस ने उसका खुलासा किया था। उस खुलासे के अनुसार 37 कंपनियों से डेटा चोरी लिया गया था। उसमें बैंक थे, टेलीकॉम कंपनियां थीं, आईटी कंपनियां थी, सारे लोग थे। तो कहीं पर डेटा बेचा जा रहा है, कहीं पर डेटा को हैक किया जा रहा है, कहीं गूगल ड्राइव के माध्यम से, किसी दूसरी चीज़ों के माध्यम से, और भारत एक साइबर डकैती की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन गया है। अब देखिए, यही तो बड़ी विडंबना है। अब इसमें देखिए, अब सिचुएशन इसमें यह है तो कि जिम्मेदार किसको ठहराया जाए। आपने कहा हैदराबाद पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया था, उन्होंने उसका भंडाफोड़ किया। इस केस में भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया डेटा लीक का और एफआईआर रजिस्टर करी। तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस तो सक्रिय है, एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन बहुत देर में हो रही हैं जब तक काम हो जा रहा है। और एक कंप्लीट जो एक लगाम लगनी चाहिए, उसका मैकेनिज्म हमें वो ठोस दिख नहीं रहा है। सचिन, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हो, जरा बताइए कि ये कैसे हमारी एजेंसीज को धता बता देते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं ये लोग। तो देखिए, ये जो आईसीएमआर का डेटा है या एम्स का जो डेटा है, डार्कनेट के ऊपर बहुत सारे हैकर्स है, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स है, कंट्री मतलब बहुत सारे टेक्निकली स्मार्ट लोग हैं। उन लोग ऑलरेडी बहुत सारे कंपनीज का डेटा रखते हैं जो हैक किया हुआ रहता है, और वही बाद में अपने एक ऐड के थ्रू ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आपको किसी और का डेटा चाहिए, हमें एज ए प्रोजेक्ट दीजिए, हमें एज ए असाइनमेंट दे दीजिए, हम उनको भी निकाल के देंगे। तो होता क्या है कि आईसीएमआर का जैसा डेटा है वो बहुत क्रूशियल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हेल्थ का इंफॉर्मेशन है। तो कभी कभी डार्कनेट के ऊपर या तो इन्हें पता है कि हम अगर इनका डेटा को हैक करेंगे तो अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाएगा। क्योंकि देखिए, एक बार अगर आपको डेटा मिल जाता है तो आप 10 अलग अलग पार्टीज, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग कंट्रीज को ये डेटा बेच सकते हो बेसिकली। तो ये बहुत मोटिवेशन काफी अच्छा है कि हम लोग ये कर सकते हैं। अब ये होता कैसे है, दो चीजें हो सकती है कि टेक्निकली इनका जो नेटवर्क होगा, इनका जो सर्वर रहेगा, इनका जो डेटा सेंटर रहेगा, उन्होंने कुछ टेक्निकली कुछ मिस्टेक्स होगी, कुछ फ्लॉ होंगे, कुछ ईमेल आईडीज के थ्रू एक्सेस, मतलब ईमेल आईडीज में कोई फिशिंग अटैक करके, या मतलब एक टेक्निकल तरीके से ये डेटा हैक हो सकता है। दूसरा, कोई इनसाइडर थ्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई अंदर के कोई इंसान को जिनके पास पूरा डेटाबेस का एक्सेस रहेगा, जिनके पास ये डेटा का एक्सेस रहेगा, शायद उन मतलब बोल नहीं सकते, बट ऐसे पॉसिबिलिटीज हमने पास्ट में भी देखी है कि कंपनीज के इनसाइडर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जहाँ पे उन्होंने ही डेटा लेके बाहर बेचा हो। तो शायद टेक्निकली ये बहुत सिक्योर्ड होंगे, इन्होंने काफी अच्छा अपनी सिक्योरिटी के सारे अच्छे प्रोविजंस करके रखे होंगे। शायद कोई इनसाइडर भी इन्वॉल्व हो, या शायद टेक्निकली वीक होंगे। मतलब ये 2-3 तरीके हो सकते हैं जहाँ से ये डेटा लीक आउट हो सकता है करके। जी बिल्कुल। और जैसा कि सोहिल बता रहे थे कि आईसीएमआर की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि पता ही नहीं चल रहा है लोगों को कि हो क्या गया उनके साथ। वो जवाब तो तब देंगे ना जब उनको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या। अब किसी आम आदमी से अगर आप पूछिए कि भाई तुम्हारा फ़ोन नंबर और तुम्हारे बैंक की डिटेल्स हमारे पास हैं, तो वो चौंकेगा नहीं, उसको लगेगा कि हाँ स्थिति ये हो गई है। क्योंकि उसको एक दिन में 100 बार कॉल आ रहे हैं, उसको एक दिन में फिशिंग अटैक आ रहे हैं सैकड़ों, जिसमें बाकायदा उसका नाम लेकर, उसके फादर का नाम लेकर, उसकी बैंक डिटेल लेकर, XXX बैंक डिटेल की लास्ट के देकर उसको सीधा सीधा थ्रेट दिया जाता है। यानी कि हमारे बारे में सब कुछ उनको पता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन, कैसे लगाम लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ, ब्रेक के उस पार जरा और समझेंगे। दूसरा, आपके दिमाग में एक और सवाल आता होगा कि ये हमारे डेटा का करते क्या है। हम मेरा फ़ोन नंबर डार्क वेब पर बिक क्यों रहा है, मेरे फ़ोन नंबर की इतनी कीमत क्या है, क्यों है, कौन है खरीदार, और फिर वो खरीद कर करता क्या है, ये भी समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
सोहेल, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं डार्क वेब क्या होता है। ये तो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए समझाया, लेकिन यहाँ होता क्या है और कैसे यहाँ पर डेटा की खरीद फरोख्त होती है और मंशा क्या होती है, जरा इसे सिंप्लीफाई करें। देखिए, इंटरनेट का सबसे इलीगल हिस्सा, मतलब जहाँ पे सारे इलीगल काम होते हैं, सारे फ्रॉड काम होते हैं, उसको हम डार्क वेब कहते हैं। और ये एक नॉर्मल दुनिया टोटली अलग होता है। जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम में बताया कि 90% पार्ट डार्क वेब का होता है, और इसको ट्रेस करना उतना ही मुश्किल है जितना मुश्किल, लाइक इम्पॉसिबल मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल आईपी एड्रेस यूज होती है। और डार्क वेब में मेनली हर तरह का डाटा मिल जाता है, लीगल डाटा, जो एक टेररिस्ट एक्टिविटी करने के लिए, मतलब आतंकवादी एक्टिविटी गतिविधियां करने के लिए, या फिर कोई भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन, मतलब पैसा निकालना बैंक से लीगल, उसके लिए डार्क वेब यूज होता है। जितने भी वीपीएन चलते हैं उसके थ्रू डार्क वेब में हर एक एथिकल और इलीगल हैकर दोनों, मतलब एथिकल भी रहते हैं, इलीगल हैकर दोनों डार्क वेब एक्सेस कर पाते हैं। और सबसे बुरी बात इस सिस्टम की ये है कि आपका हर एक डेटा यहाँ पर है और आपको ही नहीं पता है। आपका डेटा है और आपको पता नहीं है, और आखिर में वही डेटा इस्तेमाल हो जाता है आपके विरुद्ध भी। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सिंपल सा विराग जी, अब जैसा आपने, हम डेटा प्रोटेक्शन पर तो हम बार बार कहते ही रहते हैं कि भाई इनके नियम कब आएंगे, नियम कब आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार भी ये मानकर चल रही है कि ठीक है, हो हल्ला कर देते हैं मीडिया वाले 2-4 दिन, लेकिन आम लोगों के ये इतना ज़्यादा कंसर्निंग विषय है नहीं डेटा प्रोटेक्शन। क्योंकि या तो दो ही परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो इस देश के आम नागरिक को ये बता दिया गया है कि भैया डेटा प्रोटेक्शन इज़ अ मिथ, आप बहुत ज़्यादा यकीन मत कीजिए, और या तो डेटा अभी एक आम इंसान की प्रायोरिटी में आया ही नहीं है। उसका डेटा, उसको इंटरनेट वाला डेटा चाहिए, डेली खपाने वाला डेटा चाहिए, कितने जीबी उसके पास हैं, लेकिन उसका जो पर्सनल डेटा है, उसकी सुरक्षा की उसको अभी इतनी चिंता है नहीं। शायद सरकार ये जानती है, इसलिए इतने नियम नहीं आ रहे, इतनी लेट लतीफी हो रही है। नहीं, सरकार से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो टेक कंपनियां हैं बहुत ही पावरफुल हैं, और उन्होंने एक अपना पूरा जो सिस्टम बनाया है जिसमें लोगों के पास फ्री में पूरी सर्विसेज जा रही हैं, और ये फ्री की अफीम है, उसकी वजह से लोगों को इसके बारे में, जैसे चौराहे में भिखारी होते हैं और बच्चों को अफीम पिला करके उनके रोने को रोक देते हैं, इसी तरीके से ये टेक कंपनियां लोगों की डेटा चोरी के पूरे इकोसिस्टम को बना रही हैं। हम इसको समझते हैं कि सिर्फ प्राइवेसी का अधिकार का उल्लंघन है, ऐसा नहीं है। ये लोगों के निजता के साथ साथ जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। लोगों की जान जा सकती है, वित्तीय अपराध से लोग कंगाल हो सकते हैं, लोगों का रोजगार जा सकता है, और लोन ऐप्स के माध्यम से लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। इस तरीके के अपराधों के मामले में अगर दिल्ली पुलिस ने सू मोटो जांच की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, उनकी कानूनी जिम्मेदारी थी। अगर रश्मिका मामले में, डीप फेक मामले में दिल्ली पुलिस ने सू मोटो मामला दर्ज किया, ऐसे मामलों में दीपक जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा लीक होने ही नहीं पाए। अगर डेटा लीक हो गया तो मतलब आपके घर की बाल्टी का पानी नदी में चला गया। अब नदी में चला गया, उसके बाद आप उस पानी को कैसे वापस ला सकते हैं? अगर डेटा चोरी हो गया तो डार्क वेब से उसको कुछ भी करना मुश्किल है, उसको वापस ला करके भी आप डेटा चोरी के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं खत्म नहीं कर सकते हैं। और जो अपराधी हैं वो रक्त बीज की तरह हैं, कोई चीन में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो टेक कंपनियां हैं ये खुद ही सबसे बड़ी एक संगठित जो चोरी का एक सिस्टम बनाती हैं। सारी टेक कंपनियां डेटा लेकर के और उसके इस्तेमाल करती हैं। तो यहाँ पर चोरी भी है, जबरा भी है, डकैती भी है और छीना झपटी भी है, सारे तरह के अपराध हो रहे हैं। नहीं, इसको और थोड़ा हम सा इनको समझाइए। अपराध मानते नहीं है, हमने इसको अपनी नियति मान लिया है। विराग जी थोड़ा सा ऐसे समझाएं। अगर हमारा एम्स का डेटा चोरी हो रहा है, या आईसीएमआर से चोरी हो रहा है, सफदरजंग से चोरी हो रहा है, या कभी इस तरह के आरोप भी लगते हैं कि साहब आपका आधार का डेटा भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, सरकार उसको डिनाई करती रहती है, दावे बहुत करती है, लेकिन मुझे बताइए इसमें टेक कंपनीज का क्या रोल है? नहीं, टेक कंपनियों का रोल ये है कि जितने भी आप ऐप अपने उसमें डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, वो सारे सबसे पहले परमिशन लेते हैं कि हम आपको पूरा डेटा लेंगे। तो वो डेटा लेकर के जब आप देखते हैं कि अगर ऑनलाइन फार्मेसी की कंपनियों को कहाँ से उनका काम चलता है, वो फार्मेसी का डेटा लेती हैं, एम्स का डेटा लेती हैं, वो सफदरजंग का डेटा लेती हैं, आईसीएमआर का डेटा लेती हैं, टेस्ट रिपोर्ट का डेटा लेती हैं, उसके बेसिस पे लोगों को टारगेटेड वो विज्ञापन करती हैं, टारगेटेड उनको लोगों को अट्रैक्ट करती हैं।
ये पूरा जो डिजिटल की इकोनॉमी है, जो 2014 में 4.5% थी, इस समय 11% है, 2 साल बाद 20% हो जाएगी। ये डिजिटल की अर्थव्यवस्था पूरी डेटा पर आधारित है, और डेटा अगर कानूनी तरीके से ले तो उसमें मुनाफा नहीं है, गैर कानूनी तरीके से लेने में ये दिन दूने रात चौगुने पूरा वैल्यूएशन हो रहा है, और लोगों की जो जान माल हर तरह की क्षति हो रही है, उस पर कोई किसी तरीके की एक समाज में, सरकार में, अर्थव्यवस्था में चिंता नहीं है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। सचिन, करें तो करें क्या? मतलब मुझे तो जहां तक अभी तक मैं समझ पाया हूं, सरकार की तरफ से कोई ऐसी लापरवाही हो रही हो ऐसा भी नहीं दिखाई देता। सरकार कई राउंड्स की बातचीत कर चुकी है, सारे स्टेक होल्डर्स को बुला चुकी है, कुछ नियम भी बनाए गए हैं, नोटिसेस दिए गए हैं। ये जो डेटा प्रोटेक्शन है, एक ये प्रश्नों के घेरे में, इस पर भी मैं आऊँगा कि कानून पास होने के बावजूद नियम अब तक फ्रेम क्यों नहीं हुए, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप मोटा मोटा सरकार से, सरकारी एजेंसी से, पुलिस से बात करेंगे तो बोलेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी वो प्रावधान है जिसमें हम जिम्मेदारियां तय कर सकते हैं और हम कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। बार बार इस तरह की खबरें आ जाती हैं। तो कहाँ है वो लेयर, कहाँ है? सरकार के पास अच्छे प्रोफेशनल्स नहीं है, नंबर 1। सरकार सही लोगों को अप्रोच नहीं कर रही, या सरकार आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ही नहीं हो पाया अभी तक सरकार की तरफ से? क्या हो क्या रहा है? जी, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट अपनी लाइन में चली रही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि आरबीआई जो रेगुलेटरी बॉडी है फॉर द बैंक्स, उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट साइबर सिक्योरिटी के नियम्स बनाए कि अगर बैंक का कोई डेटा हैक होता है तो उनके ऊपर फाइन भी आएगी, पेनल्टी भी आएगी। करेक्ट। हमने अभी अभी देखा है सेबी जो है वो ब्रोकर्स के लिए, जैसे जीरोधा को बोल दिया क्या कि या कोई तो भी एक ब्रोकर था, उन्हें 1 महीने के लिए मतलब नए मेंबर्स को नहीं ऐड करना था क्योंकि उनके टेक्निकल वीकनेस आ गई थी। तो आरबीआई अपना काम कर रही है, सेबी अपना काम कर रही है, आईआरडीए जो इंश्योरेंस में है वो अपना काम कर रही है। हमारी एक बॉडी है सर्टिन करके, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया। वो भी कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कॉम्प्रोमाइज होता है, कोई हैक होता है, तो उन्हें फटा मतलब बहुत जल्दी से उन्हें हाँ, बढ़िया। कैसे अभी तो सिक्योरिटी उन्होंने मेजर दिए थे वो सब सैमसंग के मोबाइल्स पर उन्होंने अभी कर देते चेतावनी दी, अभी एप्पल पे दे दी है। तो ऐसा लग रहा है कि सर्ट तो शानदार काम कर हाँ रही है। काम कर रही है। बट सर एक ये है कि सर जो काम करती है वो टेक्निकल काम कर रही है। जैसे एक मेन चीज जो है अकाउंटेबिलिटी, जो हम लोग बोलते हैं हमारे साइबर सिक्योरिटी में, कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है। जैसे आप सही बोल रहे हो, आईसीएमआर में अकाउंटेबिलिटी किसकी है, वो फियर नहीं है। देखिए सेबी का फियर है ब्रोकर्स के लिए, ठीक है, मतलब वो ब्रोकर्स है, आरबीआई में बैंक्स है, राइट, आईआरडीए के लिए इंश्योरेंस है। ऐसे गवर्नमेंट के लिए कौन है? जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज का अगर डेटा हैक हो रहा है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन अकाउंटेबिलिटी ले रहा है? वो मतलब सिक्योरिटी वाइज अगर कुछ फ्लॉ हो रहे हैं तो उनके ऊपर कोई फाइन नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। तो वो जो एक ये एक हमें वीकनेस होती हुई दिख रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं आ रही है, कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है कि अगर डेटा हैक भी हो रहा है तो कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहा है। जैसे आप बोल रहे हो आईसीएमआर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। अगर हम बता भी रहे कि आपका डेटा जा रहा है तो भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, या तो फिर शायद गवर्नमेंट है उन्हें बताना नहीं है कि उनकी बिल्कुल, क्या ये वीकनेस थी, आपने क्या अच्छा पॉइंट उजागर किया कि देखिए सरकार भी अगर एक नोडल एजेंसी बनाकर या सर्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन को बैठाकर ओवरऑल सिक्योरिटी का मसला दे दे, लेकिन वो भी कितना तो करेंगे, कहाँ तक तो जाएंगे? अगर इंस्टीट्यूशन लेवल पे अपना मैकेनिज्म नहीं होगा, जो आपको जो फ्रंट लाइन होनी चाहिए, अगर वही दीवार अगर मजबूत नहीं होगी इंस्टीट्यूशन लेवल पे, तो शायद सरकार के हाथ में भी बहुत सारी कुछ चीजें नहीं होंगी। ये मजबूरी समझ में आती है हमें, लेकिन करना क्या होगा? सोहेल, कुछ सॉल्यूशन आपके मन में आ रहे हैं? देखिए जैसे सचिन जी ने बोला, सर्ट का एक काम होता है कि ऑडिट करे साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट सेल का। सर्ट का के अलावा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को के जो नियम है और जैसे सर्ट जैसी संस्थाएं गवर्नमेंट को खोलनी चाहिए, जो कि कम से कम इन मिडिल एक एजेंसी लेवल पे या फिर एक इंस्टेंट लेवल पे कभी भी ऑडिट करे कोई किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट का। अगर ऐसा होता है, जैसे कि मैं मानो इसको बोलते उड़न दस्ता जैसे हम बोलते हैं, इमरजेंसी टैक टीम बोल उसको आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन मैं मानता हूँ अगर ऐसा कुछ बनता है सिस्टम जिसमें कभी भी इंस्टेंट ऑडिट हो जाए या फिर एजेंसी ऑडिट्स हो जाए, ताकि अभी देखिए आईसीएमआर का डेटा, एम्स का डेटा या गवर्नमेंट की मैक्सिमम वेबसाइट का डेटा, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं लीक्ड हुआ है, और नॉट ओनली गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर का भी लीक्ड हुआ है। और एक सबसे अच्छी बात इसमें ये रही है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर ने ही इसके ऊपर एक अवेयरनेस लाई है। जैसे गूगल प्ले स्टोर मान लीजिए, एप्पल मान लीजिए, इन्होंने डेटा को लीक होने से बचाने के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट नियम लाए। प्ले स्टोर में अगर आप कोई ऐप डाल रहे हैं तो ऐप में भी प्ले स्टोर ने एक रेस्ट्रिक्शन चला दिया कि आप अगर डेटा मांग रहे हैं तो किस लिए वो डेटा मांग रहे हैं। तो मैं मानता हूँ, मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखूंगा, जैसा उन्होंने डेटा प्रिवेंशन एक्ट अभी लाया है,
वो एक्ट में एक इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली होना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं मानता हूँ गवर्नमेंट फेस कर रही है अभी, वो ये है कि कैसे जागरूक करें हमारी पुलिस को, हमारे एक लीगल तंत्र को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको जागरूक करना ट्राइबल लेवल पर। और उससे बड़ी बात मैं मानता हूँ इसमें एक अवेयरनेस फैलाना जनरल पब्लिक के सामने कि उनको कैसे डेटा खुद का बचाना चाहिए। आज हम कहीं भी जाते हैं, हम अपनी पहले फोटो डालते हैं, अपने लोकेशन डालते हैं और अपना फोन नंबर तो डाल लेते हैं बहुत लोग। नहीं बिल्कुल, ये तो देखिए, ये तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच रहती है हम सबकी, लेकिन ये तो यहां तो देखिए कंज्यूमर तक आप तब आए, मैं ये मानता हूं कंज्यूमर तक आप तब आए जब आपका अपना गिरेबान पाक साफ हो। अब आईसीएमआर से मेरा डेटा चला जा रहा है, एम से मेरा डेटा चला जा रहा है, और फिर आप कहें कि दीपक डोभाल ने तो इंटरनेट पे अपना फोन सार्वजनिक किया हुआ था, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो कंज्यूमर पे आप बाद में आए, देखिए पहले अपना गिरेबान साफ करें, तब जाकर मैं मानूंगा कि हाँ आपका इंटेंशन क्या है। बट आपने सही कहा विराग जी, आपने सही कहा कि एक मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनानी होगी, सबको आगे आना होगा, अवेयरनेस कंज्यूमर की तरफ से भी, सरकार की तरफ से भी सख्ती, और गवर्नमेंट को सिस्टम बनाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा लोगों को। विराग जी क्विक ट्रेन करना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा लोगों को कि कैसे डेटा का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग। अखबार की खबर है जी विराग जी, आज के अखबार की खबर है। आपको पता है कि 10 साल पहले हमने बोला था कि सरकारी ईमेल के लिए सुरक्षित तंत्र होना चाहिए, एनआईसी का इस्तेमाल होना चाहिए, और अभी तक नहीं हो पाया। अब सरकार ने मजबूरी में क्या किया, उन्होंने बोला कि सिर्फ 10,000 एम्प्लॉइज के लिए जो क्रिटिकल मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं उनके लिए सुरक्षित ईमेल सिस्टम का हम बंदोबस्त करेंगे। जब मेरे मित्र अभी बोल रहे थे कि रिजर्व बैंक, एडा या सेबी अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या होती है कि एक शहर में 100 घर हैं कानूनी और 1 लाख घर गैर कानूनी है। सरकार का जो डंडा कानूनी घरों में चलेगा ना, गैर कानूनी घरों में तो उनका कोई आदेश चलता नहीं है। तो जो डेटा चोरी है, वो डेटा चोरी के जितने भी लोग हैं, वो जो प्लेयर्स हैं, वो इन रेगुलेटर्स के कार्य क्षेत्र से बाहर हैं। जब तक भारत में हम बोलते हैं एक देश एक विधान, जब तक एक रेगुलेटर, एक डेटा सुरक्षा कानून और एक डंडा नहीं होगा, तब तक इस तरीके के डेटा लीक की घटनाओं से हम लोगों को दो चार होना पड़ेगा। एब्सोल्युटली, हम उम्मीद करते हैं कि जितने सॉल्यूशंस, जितने सजेशंस इस मंच से निकले हैं, आज के हमारे तीनों पैनलिस्ट ने दिए हैं, वो कम से कम कहीं उनको संज्ञान में लिया जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। सोहिल जैन, थैंक यू सो मच। सचिन डेडिया, थैंक यू। विराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए आपका, थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।